अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम आपको बताने वाले हैं कि यूपीएससी के सिलेबस को किस तरीके से आपको पढ़ना है और साथ ही साथ इस सिलेबस के लिए आप कौन कौन से रिसोर्सेज को यूज करेंगे। दोस्तों डेट मैं बता देता हूं 25th जी से समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन। ओके तो इफ समवन वांट टू प्रिपेयर जस्ट वेट टिल 25th। देखिए मैं आपको बता दूं कि निर्णय आईएएस के पास बेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम लेक्चर्स आपको दे रहे हैं। आपके पास सर्वर इश्यूज नहीं होंगे, नोट्स टाइमली आएंगे, हर एक चीज सही तरीके से सेटल्ड रहेगी। सेकंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हो जाती है दोस्तों वो है क्वालिटी ऑफ टीचर्स। आप देख ही चुके हैं, रोहित सर हो, स्नेहिल सर हो, कपिल सर हो, मैं हूं, वसु कटारा सर हो और दूसरे फैकल्टीज हैं। एवरीबडी इज वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आपको बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट यहां पर देखने को मिलेगा। थर्ड पिलर जो आता है दोस्तों किसी भी फाउंडेशन बैच का वो है मेंटरशिप, कि आप जो पढ़ रहे हैं कि आपकी डायरेक्शन सही है। दोस्तों उसके लिए रवि कपूर सर यहां पर हैं, एक्स ऑफिसर वो रह चुके हैं, यूपीएससी अपने आप क्लियर कर चुके हैं एंड वो आपको पर्सनली गाइड करने वाले हैं, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने वाले हैं कि आप किस तरीके से पढ़ाई करें। इसके साथ साथ दोस्तों फोर्थली आपको एक पर्सनल मेंटर भी अलॉट होगा जो आपको टाइमली एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिकली गाइड करता रहेगा। भाई आपकी प्रिपरेशन सही जा रही है, नहीं जा रही, कि आप ज्यादा समय किसी चीज में दे रहे हैं या नहीं दे रहे, राइट। एंड फिफ्थ जो चीज होती है दोस्तों वो होता है क्वालिटी कंटेंट। देखिए हमारा कंटेंट बहुत ही अच्छा है दोस्तों। आज के टाइम पर आपको पता है एआई का जमाना है, लोग एआई से कंटेंट बना के आपको दे देते हैं, ऐसा नहीं है। हमने हर एक बुक को 5-6 बुक को पढ़वा कर कंटेंट क्रिएट करवाया है। सो बहुत ही एनरिच्ड कंटेंट आपको हमारे यहाँ पर निर्णय आईएएस में मिल जाएगा। निर्णय आईएएस by officers for future officers। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्यों? देखिए आज के इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं कि यूपीएससी के सिलेबस को किस तरीके से आपको पढ़ना है और साथ ही साथ इस सिलेबस के लिए आप कौन कौन से रिसोर्सेज को यूज करेंगे। दोस्तों आज की इस लेक्चर में मेरे साथ हर एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट फैकल्टी हैं जो आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम को खोलें एंड मेरे मैसेज पढ़ें तो सबसे ज्यादा जो मैसेज मेरे पास आते हैं वो ये है कि सर हमें गाइड कीजिए, हमें बताइए कि यूपीएससी की तैयारी को कैसे करना है। और दोस्तों जो यूपीएससी का सिलेबस है अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करें, सही तरीके से उसको कवर करने की कोशिश करें तो वो आपको सबसे एफिशिएंट रूट प्रोवाइड करता है यूपीएससी में सक्सेस के लिए। मैं यहां पर कपिल सर से एक बार पूछना चाहता हूं कि सर आपके पास बच्चों के सबसे ज्यादा मैसेज कौन से आते हैं? सर मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे का मैसेज होता है कि सर सिलेबस को कैसे डिकोड किया जाए, और दूसरा सर हर सब्जेक्ट के क्या रिसोर्स होने चाहिए, क्या मुझे उसके लिए एनसीईआरटी पढ़नी है, नहीं पढ़नी है, और अगर नहीं है तो स्टैंडर्ड बुक में क्या रेफर करूं। राइट, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और फिर एक स्टेज आती है कि सर मैंने थोड़ी नॉलेज गेन कर ली है, अब मेरा आंसर राइटिंग का क्या होगा, कैसे करना है और कब से शुरू करना चाहिए, ये सब बहुत डाउट रहते हैं। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम आपको यही बताने वाले हैं कि यूपीएससी का जो सिलेबस है उसको किस तरीके से आपको कवर करना है। हम यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के दोनों स्टेप्स की बात करने वाले हैं, स्टेजेस की बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम जीएस 1 पर आते हैं। और देखो मैं यहां पर बता दूं कि जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो तो आपको प्रीलिम्स और मेंस की कंबाइंड प्रिपरेशन करनी होती है। अगर आप इस तरीके से चलते हो तो ये सबसे एफिशिएंट तरीका होता है यूपीएससी की प्रिपरेशन का। तो मैं सबसे पहले कपिल सर से पूछना चाहता हूं कि सर जीएस पेपर 1 का पार्ट ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी का क्या सिलेबस है प्रीलिम्स के लिए एंड मेंस के लिए? और दूसरी चीज सर रिसोर्सेज, आज के समय पर अगर 2025 में तैयारी करते हैं तो क्या रिसोर्सेज हमें यूज करने हैं? डेफिनेटली सर। देखो ज्योग्राफी सर वैसे तो बोला जाता है कि कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, और जब कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करना है तो बेस बनाना बहुत जरूरी होता है। तो मैं ये बोलूंगा, एक तो हमारी स्टार्टिंग होनी चाहिए 11th क्लास फिजिकल ज्योग्राफी, 12th क्लास की ज्योग्राफी, एनसीईआरटी ये पढ़ो। सर ये न्यू एडिशन या ओल्ड? न्यू एडिशन पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एज सच ये हिस्ट्री नहीं है जो कुछ फेरबदल होगा, कुछ बदलाव होंगे। ज्योग्राफी है, फिनोमिना वही होंगे। लेकिन सिलेबस की जब बात आती है तो ये आप मेंस का सिलेबस एक बार देखो, यहाँ लिखा हुआ है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, और बस यहाँ पे खत्म कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि छोटा सा सिलेबस है। ज्योग्राफी काफी वास्ट है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज देती है। सर जो 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटीज हैं उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी तो कवर होती नहीं है। जी बिल्कुल तो नहीं, उसके लिए क्या रिसोर्स हमें यूज करना है? डेफिनेटली सर। अब हम थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जब मैंने एनसीईआरटी से एक फाउंडेशन बना लिया, कुछ बेसिक मेरे को नॉलेज हो गई है। देखो सर बहुत सारे लोग ये कह देते हैं, बच्चों ये कह देते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ने से काम चल जाएगा, लेकिन आप सच में पेपर उठा के देखोगे तो वो नहीं चलता है। आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, सॉल्व नहीं कर पाते हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बहुत पॉपुलर बुक आती है जिसका नाम है जीसी लियोंग। जी सर।
बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वो बुक पढ़नी चाहिए, वो एक अच्छी बुक है, लेकिन वो क्लाइमेटोलॉजी को ज्यादा कवर करती है, रेस्ट ऑफ द पार्ट उसमें उतने ज्यादा कवर नहीं। राइट। अब मैं रिकमेंड करूंगा, अगर वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए तो मजीद हुसैन की बुक पढ़ी जाए। जी सर। 2 बुक्स हैं, वन फॉर इंडियन एंड अनदर फॉर फिजिकल ज्योग्राफी। अच्छा। वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैपिंग सेक्शन को कवर करती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर करती है, फिजिकल पार्ट को कवर करती है, और दूसरा वाला पार्ट आपका इंडियन ज्योग्राफी को कवर करता है। तो वो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। राइट सर। जी। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता कि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इन बुक्स को कैसे पढ़ें और मेंस के पर्सपेक्टिव से कैसे पढ़ें? जी सर, मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे मेंस की प्रॉब्लम को मैं पहले सॉल्व करता हूं, कारण उसका ये है कि बच्चा उसको सबसे ज्यादा इग्नोर करता है। राइट। बट अल्टीमेटली मेंस एग्जाम है जो हमें आईएएस बनाएगा। राइट। तो यूपीएससी ज्योग्राफी में मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्वेश्चन फ्रेम करके पूछती है जो आपके करंट में रहता है। ओके। अब बच्चे को लगेगा ये तो स्टैटिक सब्जेक्ट है बहुत ज्यादा, करंट कैसे? जैसे लैंडस्लाइड हो रहे हैं, राइट, तो हमारी मॉनसून सिस्टम से रिलेट करके लैंडस्लाइड पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जी। हम ये देखते हैं कि माउंटेन एरिया में लैंडस्लाइड होते हैं, तो कंपैरिजन पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेस्टर्न घाट में कम क्यों है, बारिश तो वहां ज्यादा होती है। जी सर। और हिमालयाज में ज्यादा क्यों है। तो ये आपको अपनी फिजिकल नॉलेज को पीवाईक्यूज के साथ में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा कि ये तरीका है, ये क्वेश्चन आया था तो मैं अपने टॉपिक को इस तरीके से पढूं। ओके सर, तो आप आंसर राइटिंग के लिए क्या रिकमेंड करेंगे? क्या मैं क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आंसर राइटिंग शुरू कर सकता हूं, या फिर मेरे को सबसे पहले क्लास 11 12th की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, फिर माजिद हुसैन पढ़नी पड़ेगी, फिर जीसी लॉन्ग पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद मैं आंसर राइटिंग चालू करूं? क्या लगता है आपको? देखो, आंसर राइटिंग के लिए मैं निर्णय आईएएस की अपनी क्लासेस के अंदर भी यही सिस्टम फॉलो करता हूं। राइट। मैं बच्चे को इनिशियली फॉर फर्स्ट 7 डेज डायरी राइटिंग से शुरू करवाता हूं। ओके। कि आप आज जो पढ़ रहे हो, आपका ना तो कोई वर्ड लिमिट है, ना कोई आपका फ्रेमवर्क है, आपको सिर्फ ये देखना है कि आज आपने क्या पढ़ा। राइट। और इवन आप ये भी लिख सकते हो कि सर से बातचीत करके मुझे क्या महसूस हुआ, क्या फील हुआ। क्योंकि आंसर राइटिंग, अल्टीमेटली राइटिंग इज एन आर्ट। राइट। कि अगर मेरे माइंड में जो चल रहा है मैं लिख पाता हूं, तो वो मेरे लिए काफी इजी हो गया है। हाँ जी। और फिर हम उसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते हैं। जी। पहला स्टेप मेरा ये होता है कि जब मैंने जियोमॉर्फोलॉजी का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया, जैसे बच्चे ने एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ ली, तो फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन उठाना शुरू कर देगा वो। ओके। लेकिन अभी पहले टाइम अनलिमिटेड है, ओपन बुक भी है। राइट सर। आपको बस ये देखना है कि मुझे लिखना है ये आंसर। अच्छा, मतलब बेसिकली हमें कंटेंट क्या, बेसिकली क्वेश्चन को देख के लिखना है। पहले मेरा उस पर फ्रेमवर्क क्या फोकस बन करें, रहा है। हाँ, एंड फिर धीरे धीरे स्पीड पे काम करें। बिल्कुल। फिर मैं उसके अंदर बाउंडेशन करता हूं कि अब आप खुद से सोचो। ओके। बंद कर दो बुक को। ओके। देन तीसरा स्टेप आता है कि अब टाइम लिमिट है। समझ गया। एंड अल्टीमेटली आता है कि अब डायग्राम बनाना है, और साथ में आपका वर्ड लिमिट भी इंट्रोड्यूस हो जाती है। ये स्टेजेस होती हैं जिसके थ्रू आंसर करेगा बच्चा, तो आराम से सीख जाएगा। प्रॉब्लम ये होती है सर, पहले दिन हम क्या करते हैं, एक परफेक्ट आंसर टॉपर की कॉपी लेके उससे कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, और बस हमारा वही मोटिवेशन टूट जाता है, खत्म हो जाता है कि अब तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, कैसे करूंगा। अब सवाल आता है प्रीलिम्स एग्जाम का। अब प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर सर कुछ माइन्यूट डिटेल्स बहुत जरूरी होती हैं, और वो बच्चे को करना चाहिए शॉर्ट नोट्स के थ्रू। जैसे कि मैंने एक कंप्लीट चैप्टर हिमालयाज का पढ़ा दिया। अब हिमालयाज का चैप्टर पढ़ाने के बाद में बच्चे को ये करना चाहिए कि हिमालयाज है, जो कि मैं क्लास में करवाता भी हूं कि मैंने पढ़ाया, उसके बाद में हम ऑरली रिवीजन करेंगे। और उसके अंदर होगा कि हिमालयाज हैं, पहले आप पार्ट में डिवाइड करो हिमालयाज, क्योंकि ट्रांस आपका है, ग्रेटर हिमालयाज है, लेसर है, शिवालिक है। फिर ट्रांस हिमालयाज की रेंजेस क्या क्या आ गई हैं, उससे क्लियर पिक्चर इमेज बन जाती है। और छोटे से छोटा क्वेश्चन बड़ी आसानी से टैकल होता है। तो सर आप हर टॉपिक को ऐसे तोड़ना चाहिए। जी। तो सर आपके हिसाब से ज्योग्राफी के लिए सबसे अच्छी अप्रोच ये है कि हम सबसे पहले क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी से शुरू करें जी, उसके बाद जीसी लियोंग में से क्लाइमेटोलॉजी पढ़ें, एंड उसके बाद आगे चलकर माजिद हुसैन से अपनी नॉलेज को और एक्सपैंड करें। बिल्कुल। और जब हम क्लास 11 12th की एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे, तभी से हम अपनी आंसर राइटिंग भी शुरू कर सकते हैं। यस। और वहीं पर शॉर्ट नोट्स क्रिएट करके हम प्रीलिम्स के लिए भी थोड़े टिडबिट्स मतलब इवन मैं कहूंगा एनसीईआरटी जब आप पढ़ रहे हो तो हाईलाइट कर लो, नोट्स अभी मत बनाओ, क्योंकि हमें उतनी नॉलेज नहीं होती कि रिलेवेंट क्या है। मैं एक पूरी कॉपी कर दूंगा। सर जो साइंटिफिक अप्रोच आपने बताई, क्या ये कहीं पे हमें मिल सकती है कि आप इसे पढ़ाते हैं? तो आई थिंक निर्णय आईएएस का जो फाउंडेशन बैच है, लक्ष्य बैच 4, उसके अंदर हम यही साइंटिफिक अप्रोच जो है वो फॉलो करते हैं दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द इन बैचेस पर सर मुझे लगता है कुछ सेल वगैरह आने वाली है, कुछ सुना था मैंने ऐसा। सर नॉट ओनली सेल, इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। ओके। और मैं बोलूंगा, डेट मैं बता देता हूं, 25th जी से समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन। ओके। तो इफ समवन वांट टू प्रिपेयर, जस्ट वेट टिल 25th। जी सर। दैट विल बी द टुडे इज बेस्ट 25th सर, आज ही तो 25th है। आज 25th है, तो आज बच्चों को आई थिंक पता चल जाएगा कि क्या ऑफर है और क्या उनके लिए अच्छे अच्छे पर्क्स हैं। या दे विल नो टुडे। या
डेफिनेटली दे विल नो टुडे। तो आज जो डेट है आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट हो गई है जी सर, कि आज आपकी हिस्ट्री लिखी जाएगी, क्योंकि आप यहाँ से आईएएस बनोगे और ये ईयर आपके लिए हमेशा यादगार रहेगा। मतलब ये पहला स्टेप है आपका आज के, फर्स्ट स्टेप है। एक और इंपॉर्टेंट चीज सर मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि ये जो प्रोसेस मैंने बताया कि एनसीईआरटी फिर आप ये बुक्स पढ़ो, तो इसमें ना बच्चा जब तैयारी करता है ना तो वो बहुत एग्जॉस्ट हो जाता है, क्योंकि बुक है वो काफी थिक है, मजीद हुसैन की बुक काफी थिक है। इसीलिए निर्णय आईएएस में जब मैं पढ़ाता हूँ ज्योग्राफी, तो मैंने उन सभी बुक से जो बेस्ट पॉसिबल चीजें हैं प्लस जो भी मेरा एक्सपीरियंस, रियल लाइफ एग्जांपल, इन सब को मिला के बहुत ही क्रिस्प नोट्स बनाए हुए हैं। तो यानी कि सर आपकी अगर क्लासेस हम करते हैं तो ये बुक्स हमें आपके साथ साथ पढ़नी है या फिर हमें क्लास के अंदर आपके नोट्स पढ़ने हैं? आपको खरीदने की ही जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया सर। सो मतलब बेसिकली अगर आप फाउंडेशन बैच में आते हो तो आपको क्लासेस करनी है और क्लासेस के साथ साथ चलना है, आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा। सर आंसर राइटिंग होगी, डेली एमसीक्यू डिस्कशन होगा, प्रैक्टिस होगा। बहुत बढ़िया सर, दैट्स अ ग्रेट। एंड इवन व्हाट वी डू, मतलब मेरी क्लास में एक प्रैक्टिस और होती है सर कि जब बच्चे आंसर सबमिट करते हैं, आज किया, कल की क्लास में जो बेस्ट आंसर होगा आई यूज टू शो ऑन द बोर्ड सर। तो ये इट इज अ वेरी गुड हैबिट, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनेगा और हम उसमें बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। प्लेजर सर। अब नेक्स्ट GS1 के लिए मैं बुलाना चाहता हूं रोहित सर को, जो हमें हिस्ट्री के लिए एंड सोसाइटी के लिए हेल्प करने वाले हैं। सर प्लीज वेलकम। आइए सर। हाय सर। हेलो। तो सर देखो सर, हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स ये फेस करते हैं कि हिस्ट्री इतना बड़ा वास्ट सिलेबस है, किस तरीके से हम हिस्ट्री को कवर करें। तो सर सबसे पहले तो आप प्लीज एक्सप्लेन कीजिए कि जो प्रीलिम्स का और मेंस का हिस्ट्री का सिलेबस है, दोनों में फर्क क्या है। और दूसरा सर ये बताइए कि इनके लिए रिसोर्सेज हमें कौन कौन से यूज करने हैं। सर बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो आपका सिलेबस प्रीलिम्स का है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो आपके प्रीलिम्स और मेंस में एक मेजर डिफरेंस ये आ जाता है कि प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछी जाती है, वेयर एज इन मेंस वर्ल्ड हिस्ट्री आती है। प्रीलिम्स में एंशिएंट एंड मेडिवल पे भी, प्रीलिम्स में एंशिएंट एंड मेडिवल पे भी फोकस ज्यादा रहता है कंपेयर टू मेंस, एंड मेंस में आर्ट एंड कल्चर पे बहुत ज्यादा फोकस हो जाता है। सो एज फार एज द रिसोर्सेज इज कंसर्न, बिकॉज हम लोग भी पेपर 1 पे बहुत लंबा खिंच जाएगा, सो आई विल बी अ बिट क्विक। रिसोर्सेज में एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा इज अ वेरी गुड बुक, मेडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा इज अ वेरी गुड बुक, मॉडर्न के लिए सोनाली बंसल्स बुक इज ऑफ लेट आई एम फाइंडिंग इट टू बी वेरी गुड। देन आपके पास आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की किताब अच्छी हो जाती है। वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस से क्वेश्चंस बड़े कम आते हैं सर, तो मैं हमेशा कहता हूं कि टीचर के नोट्स पर रिलाई करो, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 300 पन्ने या 400 पन्ने के किताब पढ़ने का सेंस नहीं है। हम और आप जो क्लास में पढ़ाते हैं, आप ज्योग्राफी कराते हैं, मैं हिस्ट्री करा रहा हूं, उन नोट्स पे अगर रिलाई करके एक क्वेश्चन को हम लोग आराम से टैकल कर सकते हैं। सो ऑफकोर्स मेजर डिफरेंस यही है विथ रिगार्ड्स टू हिस्ट्री। एंड आपने सोशल इश्यूज की बात कही सर, पर्सनली आई ऑलवेज बिलीव हिस्ट्री चेंज नहीं करेगा, बट सोशल इश्यूज में बहुत सारी चेंजेस आते रहते हैं। सर एक सेकंड में यहाँ पर थोड़ा सा आपको पॉज करना चाहता हूँ। अगर हिस्ट्री का कोई बच्चा तैयारी कर रहा है और उसने ये किताबें पढ़ ली, यानी कि वो सबसे पहले एंशिएंट से शुरू करेगा, देन ही विल कम टू मिडिवल एंड देन ही विल कम टू मॉडर्न, उसके बाद सब पढ़ने के बाद वो आई थिंक आर्ट एंड कल्चर पढ़ जाएगा और फिर शायद थोड़ा बहुत नोट्स देखकर वर्ल्ड जो हिस्ट्री है उसको तैयार करेगा। ठीक है सर, सबसे पहली चीज इस प्रिपरेशन की स्टेज में कहां पर आंसर राइटिंग हमें शुरू करनी चाहिए? सर मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि आप शुरू से आंसर लिखो, खराब लिखोगे इससे ज्यादा क्या होगा। राइट सर। आप अटेम्प्ट करो, खराब लिखना शुरू करो, इंट्रोडक्शन ही लिखो पहले दिन 2 लाइन, फिर बॉडी में जाओ, कंटेंट जब आने लगेगा बॉडी में देखोगे, धीरे धीरे क्या होता है सर, रातों रात आंसर राइटिंग अच्छा नहीं होगा, वो धीरे धीरे ही बेहतर होगा। तो आप शुरू में खराब लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, दिखाइए, अपने मेंटर से चेक कराइए, टीचर्स को भेजिए, दे विल गिव यू सम आइडिया कि आप ये चीज कर सकते हैं, आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, पेस बढ़ेगा, लिखने की आदत, इनकलकेट हैबिट आप में आएगी। तो आई वुड से कि मान लेते हैं सर, अगर आज मैंने क्लास शुरू किया तो 4th-5वें क्लास से आप शुरू कर दीजिए, एक आंसर लिखना शुरू कर सकते हैं। सर दूसरा डाउट बच्चों का याद है कि हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी रेफर करें, क्या लगता है आपको? सर कर सकते हैं, और स्पेसिफिकली अभी तो चेंजेस भी काफी आ रही है, अभी तो हमें खुद देखना है 8th क्लास के एनसीईआरटी में काफी चेंजेस आए हैं कि क्या एग्जैक्टली किया गया। और सर आप भी जानते हो ज्योग्राफी हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत हद तक एनसीईआरटी बेस्ड हैं व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स। तो अगर मैं हूं और मैं 2026 की तैयारी कर रहा हूं, तो मैं
एनसीईआरटी एटलीस्ट 11-12 तो जरूर देखना चाहूंगा। तो बेसिकली सर अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आप आज से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं 2026 के लिए, बिल्कुल, तो सबसे पहले आप क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। आई थिंक 3 बुक्स है ना सर एनसीईआरटी की? 11th एंड 12th की। बिल्कुल। देखिए सर, मैं तो इसमें ये कहता हूं कि जो टीचर करा रहे हैं उसके साथ आप मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये चैप्टर कर लो, इस क्लास में देख लो, तो टीचर जैसे जैसे गाइड करते चलेंगे उस हिसाब से चलिए एंड कवर करते। तो सर ये तो तभी पॉसिबल है जब यू विल जॉइन अ फाउंडेशन बैच। एब्सोल्युटली। तो फाउंडेशन बैच में अगर आप आते हैं तो सर इतनी सारी बुक्स पढ़ने की आई थिंक रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्लास के साथ साथ अगर टीचर के साथ साथ उसके नोट्स को आप फॉलो करते हैं, आई थिंक दैट विल बी सफिशिएंट। इट इज सफिशिएंट सर। मैं हमेशा कहता हूँ एक बुक रखो कि अगर कभी कुछ देखना है, रेफर करना है तो उसके लिए, बट देन यू डोंट नीड टू गेट इनटू एवरी चैप्टर, बिकॉज एक बार स्टूडेंट को भरोसा हो जाता है ना कि टीचर ने तो ये सारा कुछ क्लास में करा दिया, then they can easily ignore that part of the book. So basically सर जो फिर बुक्स हैं अगर आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लेते हैं तो बुक विल बिकम अ रेफरेंस बुक, है ना? आपको सिर्फ रेफर करना है बुक को। कभी-कभी जब आपको कहीं कहीं लैक लगे कि भाई ठीक है एक बार पढ़ के देख लेते हैं, दैट्स इट सर। बहुत बढ़िया सर। सर नेक्स्ट मैं पूछना चाहता हूं कि जीएस पेपर 1 का ही पार्ट है इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी एंड सोशल इश्यूज, जिसमें रोल ऑफ वुमेन, पॉवर्टी, डेवलपमेंट इश्यूज एंड अर्बनाइजेशन भी है। तो ये जो पार्ट है सर, यहां से मैंने देखा है कि जीएस पेपर 1 में 4 से 5 क्वेश्चन कभी-कभी आ जाते हैं। ज्यादा आ रहे हैं, 6 भी आ जाते हैं, ठीक है, बट हम एवरेज ले लेते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन यहां से आते ही हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है जिसको बच्चे इग्नोर कर देते हैं। तो सर इसके लिए क्या रिसोर्सेज बेस्ट रहेंगे, क्या लगता है आपको? सर मैं हमेशा इस पोर्शन के लिए कहता हूं अगेन कि आप पेपर अच्छे से पढ़ते चलो, बिकॉज आप जितना अच्छा एग्जांपल्स यहाँ पे दोगे, करंट एग्जांपल्स जो देते हैं, जैसे मान लेते हैं सर रोल ऑफ वुमेन पे एट्रोसिटीज पे सवाल आ जाता है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल कीप ऑन राइटिंग अबाउट निर्भया, अभी भी निर्भया वाले बात को लिख रहे हैं, सही बात है, बट देन अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में वुमेन के खिलाफ एट्रोसिटीज लगातार चल रहे हैं। अभी रिसेंट उड़ीसा का ही एग्जांपल देते। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप जितना करंट एग्जांपल्स देंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। सो सर बेसिकली सोसाइटी और ये जो वाला पार्ट है इसमें करंट अफेयर्स इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। जैसे सर अब सेंसस हो रहा है सर, बट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि करंट अफेयर्स तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका बेस कहां से बच्चा क्रिएट करे? सर मैं तो इसमें मैंने क्लासेस में कराया, मैंने नोट्स को पूरा अभी, क्योंकि क्या है ना कि कोई भी पुरानी, जैसे राम आहूजा की किताब है सर, वो 90s में लिखी गई, बड़ी पुरानी हो जाती है, डेटा भी पुराने हैं। जो 20 साल पहले प्रॉब्लम्स वुमेन को हो रही होगी या पॉवर्टी का जो इश्यूज होगा, इसमें बहुत सारे डायनामिक चेंजेस आ रहे हैं। अर्बनाइजेशन के नंबर्स पूरी तरह बदल गए हैं, आपके न्यूक्लियर सोसाइटी बनते जा रही है। तो ये दिन प्रतिदिन जो है ना, आप पेपर पढ़ते चलो और आपको एग्जाम्पल्स मिलते चलेंगे एंड यू विल कीप ऑन अपडेटिंग दीज एरियाज, तो आपके आंसर्स एंड होल नॉलेज विल बिकम मच बेटर। सर बेस के लिए आप कह रहे हैं कि कोई बुक नहीं है स्पेसिफिक, बट सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या एनसीईआरटी जो क्लास 11-12 की है सोसाइटी की, वो पढ़ी जा सकती है? मैं एनसीईआरटी को तो पढ़ लूंगा, बट मैं हमेशा अपने मतलब इसको बेहतर करने के लिए, क्योंकि सर क्या है ना, आप अब मैं बहुत सिंपल बात बोल रहा हूं, अगले साल 2027 में सेंसस होगा, सारे नंबर्स बदल जाएंगे। राइट। तो फिर आपको उसको अपडेट करना होगा, अपडेशन करते रहिए। तो बेसिकली एनसीईआरटी पढ़ के आदमी अपना बेस बना सकता है, एक एस्पिरेंट, एंड उसके बाद सर बेसिकली एनरिच किया जा सकता है थ्रू करंट अफेयर्स। दैट विल बी द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर दिस पार्ट। थैंक यू वेरी मच सर जीएस1 के लिए गाइड करने के लिए, रोहित सर के लिए। नेक्स्ट लेट्स कम टू जीएस पेपर 2। दोस्तों जीएस पेपर 2 काफी इंपॉर्टेंट है एंड दिस पेपर इज पर्टेनिंग टू, एज यू कैन सी, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। मैं यहां पर सर आपको बुलाना चाहता हूं, प्लीज आइए एंड बच्चों को गाइड कीजिए किस तरीके से हम जीएस पेपर 2 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सर पहला मेरा जो क्वेश्चन रहेगा आपसे वो ये है कि पॉलिटी के लिए एक किताब, जिसे आप कह सकते हैं कि वही पॉलिटी की भगवत गीता है या फिर कुरान है, दैट इज लक्ष्मीकांत। तो अब बच्चे कह रहे हैं कि लक्ष्मीकांत सर प्रीलिम्स के लिए है, मेंस के लिए नहीं है, या फिर मेंस के लिए है, प्रीलिम्स के लिए नहीं है, मतलब ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। राइट। तो आप ये बताइए पहले तो कि लक्ष्मीकांत को प्रीलिम्स की की तरह कैसे पढ़ा जाए प्रीलिम्स के लिए, और मेंस के लिए उसको किस तरीके से अप्रोच किया जाए? मैं पूरा कंप्लीट पॉलिटी के बारे में बता देता हूँ। एक्चुअली पॉलिटी के बारे में बताना मेरे लिए थोड़ा आसान भी है, क्योंकि रिलेटिवली अगर कोई प्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट है तो वो पॉलिटी है। राइट सर। पॉलिटी के लिए बड़ा छोटा सा डेकोरम फॉलो करना है। एनसीईआरटी की बात करें तो 6 to 10th एनसीईआरटी, अगर किसी स्टूडेंट को फाउंडेशन के लिए तैयारी करनी है, उसके पास टाइम है, फॉर एग्जांपल 27, 28, 29 में एग्जाम देना है, ही शुड डेफिनेटली रीड। मैं अपनी क्लासेस में डेफिनेटली रीड कराता हूँ, बहुत क्विकली उसको सुना देता हूँ, समझा देता हूँ एंड फिर रीड कराता हूँ। उसका मेरा मकसद होता है कि रीडिंग हैबिट डेवलप हो। सर 6 through 10th की एनसीईआरटी जब बच्चा पढ़ता है तो उसमें पूरे 3-4 महीने लगा देता है, आपके हिसाब से कितने टाइम में वो एनसीईआरटी रीड? 2 दिन, क्योंकि मैं हमेशा बड़े क्लियर बात करता हूँ,
घुमा फिरा के लाग लपेट वाली मीठी बातों से कोई फायदा नहीं होगा। यूपीएससी की तैयारी में आपको लेवल अपना अप करना पड़ेगा। आजकल बच्चे मोबाइल इतना चलाने लगे हैं कि रीडिंग हैबिट लोगों की चली गई है। रीडिंग हैबिट के बिना ना सीसैट निकलेगा, ना क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होगी, और ना ही आपका रिटेंशन होगा। आपको रिटेन करने के लिए रीडिंग करना ही है। तो 6 to 10th एनसीईआरटी की क्लैरिटी ये देता हूं मैं कि इससे यूपीएससी के कोई सवाल बनेंगे, स्टेट पीएससी के कोई सवाल बनेंगे, नो, पर आपको डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, मोनार्की, ऐसे छोटे छोटे टर्म का वास्तविक मतलब जो आप सुन रखे हैं पर आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, वो आती है 6 to 10th में। सर आई थिंक दिस विल बी वेरी वेरी गुड फॉर इंटरव्यू एज वेल। यस डेफिनेटली, क्योंकि ये किताबें वैसे ही एक्सपीरियंस लोग लिखते हैं। वो आपसे हाई फाई ज्ञान नहीं चाहिए, हाई फाई बातें उनको सब पता है। उनको बेसिक फंडामेंटल समझना है कि एक बच्चे को फंडामेंटल आता है कि नहीं। उसके बाद अगर बात करें तो एनसीईआरटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी। और साथ में अभी भी नो डाउट यूपीएससी के लिए कई बार मार्केट में यूट्यूब पे चर्चा होती है कि भाई अब लक्ष्मीकांत उतनी रेलिवेंट नहीं रह गई, लेकिन अभी भी मार्केट की अवेलेबल बुक्स में लक्ष्मीकांत हैज बीन वन ऑफ द गुड बुक्स। तो क्या सर 15 सवाल 17 सवाल जो आते हैं सारे सवाल होंगे, ऐसा किसी को एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। किसी एक सब्जेक्ट से अगर 70% क्वेश्चंस भी आपने सही कर दिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और लक्ष्मीकांत के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि तीनों मैं इंटीग्रेट करके अपनी क्लास में पढ़ाता हूं। आई मेक श्योर कि मेरी 40 से 45 पॉलिटी की फाउंडेशन क्लासेस में सारी चीजें कवर होती है, और होमवर्क दे के, नोट्स बनवा के, रीडिंग करवा के सारी चीजें वो कवर करते हैं। सर एक और डाउट बच्चों को, जो मेरे पास इंस्टा पे मैसेजेस आते हैं बच्चों के, वो ये पूछते हैं कि लक्ष्मीकांत को हम चैप्टर नंबर 1 से लेके लास्ट चैप्टर तक पढ़ें, या फिर लक्ष्मीकांत को पढ़ने का कोई तरीका है, या फिर हम प्रेसिडेंट शायद पहले पढ़ते हैं, ऐसे कुछ ऐसी बातें आ रही हैं कान में उड़ गई कहीं से। कैसे पढ़ना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली पहली बात तो कवर टू कवर पढ़ना, किसी भी किताब को कवर टू कवर पढ़ना थोड़ा टफ होता है। वो बोलने में आदमी फ्रेज में जरूर बोलता है कि यू शुड रीड कवर टू कवर, एक अंग्रेजी का सेंटेंस था, वो बन गया है वो। पर एक्चुअली यही तो रोल आता है कोचिंग का और एक टीचर का। अगर मैंने पूरे 1.5 घंटे में लक्ष्मीकांत का एक चैप्टर आपको स्टोरी की तरह सारे कॉन्सेप्ट्स समझा दिए, जैसे मैं क्या करता हूं कि कई बार बुक को, खासकर लक्ष्मीकांत को, मैं टॉपिक वाइज हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक होमवर्क देता हूं, कई बार क्लास में रीड करवाता हूं कि व्हाटएवर बेस बुक यू आर फॉलोइंग, आप अभी रीड कर लीजिए, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। और उससे क्या होता है कि उसके अंदर मोटिवेशन आता है कि अब मैं घर में जाऊंगा तो आधे घंटे में पढ़ूंगा, मेरा कवर हो जाएगा। कवर टू कवर नहीं करना है। कई ऐसे चैप्टर्स, यूपीएससी में कोई चीज कवर टू कवर नहीं होती। आप ये सोचें कि द हिंदू इतना पढ़ लें कि 2.5 घंटे, नो। आप सोचें माजिद हुसैन है या जीसी लियोंग, नो। आप सोचे कोई इकोनॉमिक्स की बुक्स, नो। आपको हमेशा कॉस्ट बेनिफिट लेके चलना पड़ता है कि यूनिट 1 से 8 लक्ष्मीकांत की जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें भी 25-30 चैप्टर ऐसे हैं लक्ष्मीकांत के जिससे 60 to 70% क्वेश्चंस आते हैं, वो क्लास में मैं बताता हूं। सर एक बात और ये मैं पूछना चाहता हूं कि लक्ष्मीकांत की बड़ी सारी इटरेशंस आ चुकी हैं, ये एडिशन, फलाना एडिशन, ढिमकाना एडिशन, कौन सा एडिशन ले बच्चा? देखिए, अब ले रहा है तो नया लेटेस्ट एडिशन ही लेना चाहिए, नहीं तो फोमो होता है बच्चे को। हम कितना भी बोल दे कि नहीं 6th एडिशन भी सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाकी हम लोग क्लास में कवर कर देते हैं। नया ले रहे हो तो डेफिनेटली 7th एडिशन अभी करंटली है। 8th एडिशन में मैग्रॉयल का ऑथर हूं, तो मैंने अभी पूछा भी था कई बच्चों की क्वेरी पे। तो फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है, लेकिन कुछ टाइम में आने वाला है। डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। आप जो लेटेस्ट एडिशन है, आपका एक एक दिन, एक एक मिनट कीमती है। एडिशन के चक्कर मत पड़िए। हाँ, आपके भैया दीदी किसी का 5th या 6th एडिशन भी 6th पढ़ा हुआ है, दैट विल वर्क। तो सर बेसिकली आपने ये बताया हमें कि सबसे पहले आप 6th से लेके 10th क्लास की एनसीईआरटी जो है सिविक्स की, वो पढ़ लें और उसको विद इन अ वीक और 10 में खत्म करने की कोशिश और करें। नहीं भी पढ़ते हैं तो मैं क्लास में अपने एक वीक में 6 to 10th कवर कराता हूं। ये आई वांट टू टेल स्टूडेंट्स। ग्रेट सर। उसके बाद सर लक्ष्मीकांत पे आए। लक्ष्मीकांत को आप लेटेस्ट एडिशन उठाएं और सबसे पहले एग्जीक्यूटिव से चालू करें। नहीं, शुरू से मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करें, क्योंकि आपको टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी जैसी छोटी छोटी चीजें नहीं पता है तो आपको वहां अब सर इस प्रोसेस में कब से आंसर राइटिंग शुरू की जाए? सर कभी भी मैं हमेशा ये कहता हूं कि आंसर राइटिंग एक बहुत ही सीरियस और रिस्पॉन्सिबल टास्क है। आप उसको डे 1 से अगर सोच रहे हैं तो ये बहुत बड़ी ब्लंडर है। आपको, मैं हमेशा ये स्टूडेंट को कहता हूं कि शुरू के 3 से 5 महीने अपना पूरा फाउंडेशन पॉलिटी, कोर सब्जेक्ट का, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इसका कोर सब्जेक्ट जब आप तैयार कर लेंगे, आपको सर, आप जानते हैं कि यूपीएससी का मेंस इज ऑल अबाउट इंटर रिलेशन। वो इंटर रिलेशन के लिए अगर आपको इकोनॉमिक्स और सोशल इश्यूज और सोसाइटी पॉलिटी इंटीग्रेट करना आता ही नहीं है, आपको सिलेबस ही बच्चे को याद नहीं होता। हम बार बार बोलते रहते हैं सिलेबस याद करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।
अगर मैं बिल्कुल मैकेनिकल तरीके से बोलूं कि कट ऑफ क्या है आपके आंसर राइटिंग लिखना शुरू करने के पहले का, तो वो कट ऑफ है कि जिस दिन आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रट गया हो कि पिछले 5 साल में क्या ट्रेंड है, क्या आया है, पहला ये बेसिक है। और दूसरा आपका कोर बेसिक समझ में आता हो, आपको ये ना हो कि अगर कोई इंटरनेशनल रिलेशन की कोई घटना घटी और आपको इन्फ्लेशन का मतलब ही नहीं पता, तो इट इज इररिलेवेंट टू राइट आंसर। सो आई पर्सनली, इट माइट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, आई नेवर से कि डे 1 से आंसर लिखना चाहिए। 3 से 4 महीने में जब आपको बेसिक समझ में आ जाए, मतलब बेसिकली आप फाउंडेशन जब चालू करते हैं उसके 2-3 महीने बाद आप आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल 3 से 4 महीने मिनिमम ये है, ज्यादा भी हो सकता है लेकिन मिनिमम। सर नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि गवर्नेंस वाला जो पार्ट है उसमें बच्चे काफी स्ट्रगल करते हैं। सर क्विकली आप बताइए गवर्नेंस के लिए क्या रिसोर्स सही रहेगा? देखिए आजकल अगर GS2 GS3 पूरे की गवर्नेंस GS2 का एक हिस्सा है, पर ओवरऑल GS2 GS3 एक ऐसा पेपर है, आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स बेस्ड है। GS4 अपने आप में एथिक्स फिक्स्ड है और GS1 भी अपने आप में प्रीलिम्स से थोड़ा ओवरलैप करता है। GS2 और GS3 वो पेपर्स हैं जो स्टैटिक की जगह करंट के बैकवर्ड लिंकेज से ड्राइव होते हैं, चाहे वो IR का हिस्सा हो, चाहे गवर्नेंस का हिस्सा हो, इवन चाहे पॉलिटी का हिस्सा हो। तो गवर्नेंस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसा मैंने कहा उससे आपको थीम्स मिलती हैं। फॉर एग्जांपल सिटीजन चार्टर, फॉर एग्जांपल फेडरलिज्म, फॉर एग्जांपल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज, म्युनिसिपैलिटी। जब आप 5 साल का, मैं कहता हूं 10 साल मत करिए, 5 साल का पेपर जब आप एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि देयर आर रिपीटेड थीम। 70% क्वेश्चन कुछ थीम्स, जैसे मान लीजिए जुडिशरी एंड अलाइड टॉपिक्स आना ही आना है, पंचायती राज एंड अलाइड टॉपिक्स, इनफैक्ट पंचायती राज का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आना ही आना है। सो बेसिकली सर हमने थीम्स निकाल ली 5 साल के पेपर पढ़ने के बाद, अब थीम्स को कहां से पढ़ें? थीम्स के लिए अब एक तो क्लासेस हैं, ऑब्वियसली आपका बेस क्लासेस से बनेगा। हमेशा देखिए सिटीजन चार्टर जैसी छोटी सी चीज का कंटेंट सबके पास वही है, आपका आंसर डिफरेंट होगा अगर आपने लेटेस्ट करंट अफेयर से उसमें एग्जांपल्स और केस स्टडीज को इनकॉर्पोरेट किया है। तो आज AI का जमाना है, आप कोई एक कंपाइलेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा मोड़ा क्लासेस का बेस इस्तेमाल करिए। जैसे लेट्स से कि सिटीजन चार्टर का बेस आपका क्लास से हो जाएगा। गवर्नेंस के लिए मैं पर्सनली कोई बुक पढ़ने के लिए नहीं कहूंगा। करंट अफेयर्स जो आप मंथली पढ़ते हैं और डेली पढ़ते हैं न्यूज़पेपर से, अगर आपको थीम्स और सिलेबस पता है तो उसके आप नोट्स बनाते चलिए। और बहुत सारे कंपाइलेशंस मार्केट में उपलब्ध रहते हैं, उससे आप अपने नोट्स को एनरिच कर सकते हैं। बहुत बड़े सर, है ना। अब सर लास्ट हम आते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पर, ये किस तरीके से अप्रोच किया जाए? तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मैं आई वुड लाइक टू इनवाइट हमारे कलीग जो हैं वसु सर। तो वसु आएंगे और IR के लिए ये गाइड करेंगे पॉलिटी और गवर्नेंस में। ही हैज बीन समबडी जिसको IR का काफी अच्छा वो है, तो प्लीज आइए वसु सर। थैंक यू स्नेल सर। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। तो सर IR को GS2 के किस तरीके से कवर किया जाए? सर सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि IR के लिए ठीक रिसोर्स क्या यूज किया जाए? कोई फिक्स रिसोर्स नहीं है, न्यूज़पेपर रीडिंग करनी होती है। आप पहले तो सेक्शंस देखिए IR के इंपॉर्टेंट क्या है। इंडियन डायस्पोरा के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। इंडियन डायस्पोरा मतलब वो लोग जो भारत छोड़कर दूसरे देशों में जाके बस गए हैं, दूसरे देशों में सेटल हो गए हैं। दे आर लिविंग आइदर एज अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री और दे आर लिविंग एज अ नॉन रेसिडेंट इंडियन। उनका इंडिया के साथ इकोनॉमिक रिलेशनशिप, पॉलिटिकल रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप, कैसे वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स लेकर आते हैं, कैसे वो इंडिया के गवर्नेंस को चेंज करने में, हमारे एनवायरनमेंट और क्लाइमेट को बेहतर बनाने में हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा बायलैटरल रिलेशंस इंडिया के दूसरे देशों के साथ। सर अभी आपने देखा ब्रिक्स, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इनकी मीटिंग्स हुई। ये मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस है। मल्टीलैटरल मतलब मल्टी मतलब कई सारे। सर तो मतलब बेसिकली मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि रिसोर्स क्या इस्तेमाल किया जाए? कोई किताब है, कोई NCERT मैं की वही बुक कह रहा है? हूं कि आपका जो सिलेबस है वही आपको डिफाइन करके देगा कि आपको न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, बिकॉज न्यूज़पेपर ही सबसे बड़ा रिसोर्स IR का। बहुत, तो मतलब कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। सर इग्नू का मटेरियल मैंने सुना है अच्छा है। नहीं, इग्नू का मटेरियल से बेटर है। मैग्रॉ हिल की ही बुक आती है, पवनीत सर की बुक आती है, बहुत सारी बुक्स आती हैं IR की। बट बिफोर रीडिंग देम प्लीज रीड द करंट अफेयर्स, उनसे क्वेश्चंस डायरेक्टली बनेंगे। ग्रेट सर। सो बेसिकली बच्चों GS2 के लिए आपको क्या करना है? आपको लक्ष्मीकांत और NCERTs को पढ़ना है सबसे पहले। उसके बाद गवर्नेंस के लिए और IR के लिए आपको करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करना है। और अगर आप इतने सारे रिसोर्सेज में नहीं पढ़ना चाहते, आप एक फाउंडेशन बैच के अंदर आकर क्लासेस को सही तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से कर सकते हैं, जहां पर आपको आंसर राइटिंग भी मिलेगी और उसके साथ साथ MCQs भी मिल जाएंगे। तो प्लीज GS2 की प्रिपरेशन आप कुछ इस तरीके से, इस अप्रोच के साथ कीजिए।
आप आंसर राइटिंग भी करें और एमसीक्यू भी साथ साथ में करते रहें। तो मैं आपको रिसोर्सेज बता दिए, पूरा सिलेबस आपको समझा दिया। इसके बाद हम आते हैं जीएस पेपर 3 के ऊपर। सर जीएस पेपर 3 में तो आप एक्सपर्ट हैं, बिकॉज इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और आई थिंक 8 to 10 क्वेश्चन यहीं से आते हैं GS3 में। GS3 इज नॉट जस्ट इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर, 5 सेक्शंस है। इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी। है तो डिजास्टर मैनेजमेंट भी, पर वो माइक्रो एरिया है, उसको 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। चलो फिर भी हम 6 बोल देते हैं। 6 सेक्शंस है। सबसे पहला इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पे तो आपको एक ब्रीफ देखने मिल रहा है। इंडियन इकोनॉमी इज अ वेरी वेरी वास्ट सब्जेक्ट। सर आप बुक पूछते हैं, हर सब्जेक्ट की लोग बुक सजेस्ट करते हैं। यहाँ पे कोई बेस्ट बुक नहीं है। इनिशिएट आप करो अपनी पढ़ाई 9th to 12th की एनसीईआरटी के साथ, इसमें 11th क्लास की एनसीईआरटी और 12th क्लास की एनसीईआरटी सबसे रेलेवेंट है। सर 12th क्लास की माइक्रो या फिर मैक्रो? मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑफ नो यूज, बिकॉज कभी कभार क्वेश्चन आता है तो एक ही आता है। अब मैं 4 दिन 5 दिन एक ऐसी किताब को पढ़ने में लगाऊं जिससे एक क्वेश्चन आ रहा है, उससे अच्छा मैं करंट अफेयर्स बेहतर तरीके से कर लेता हूं कवर। सेकंड पॉइंट, नितिन सिंघानिया इज अ गुड बुक, रमेश सिंह इज अ गुड बुक। भाई मैं तो आपके लिए समरी भी बना रहा हूँ यूट्यूब पे, निर्णय आईएएस के चैनल पे, इट इज अवेलेबल। यू माइट हैव सीन द वीडियो और यू विल वॉच द वीडियो आफ्टर द लेक्चर। मुद्दे की बात यह है, फाउंडेशन या बेसिक तो एनसीईआरटी बनाएंगे आपका। भाई 11th क्लास की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एनसीईआरटी, 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी, ये पढ़ लो। इसके अलावा आपको जो इकोनॉमिक्स है ना, वो चैप्टर वाइज पढ़ना होता है। एग्रीकल्चर अलग, इंडस्ट्रीज अलग, सर्विस सेक्टर अलग। प्रीलिम्स और मेंस में सबकी अलग अलग रेलेवेंस है। नेशनल इनकम हो गया, मनी एंड बैंकिंग हो गया, फिस्कल पॉलिसी हो गया, आपका टैक्सेशन हो गया, एक्सटर्नल सेक्टर हो गया, ये सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। हर बुक के अंदर चैप्टर वाइज ये डिवाइडेड होते हैं। नितिन सिंघानिया, रमेश सिंह, कोई से भी पढ़ लो। तो सर नितिन सिंघानिया या फिर रमेश सिंह, आपके हिसाब से इनमें से बेटर बुक कौन सी है? अगर आप आज तैयारी शुरू करें 2026 में, तो आप कौन सी बुक खरीदेंगे? फॉर अ बिगिनर, नितिन सिंघानिया इज अ बेटर बुक। फॉर समवन हु इज अपीयरिंग इन मेंस, बोथ आर नॉट गुड बुक्स। वहां पे फिर संजीव वर्मा सर की किताब है जो काफी पुरानी लेगेसी चलती हुई आ रही है। शंकर गणेशन सर की बुक है। बट इतनी सारी किताबें एक बच्चे के लिए एक बार ही में पढ़ना पॉसिबल नहीं होता, मुश्किल है। सर इतनी सारी किताबें पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, तो ये जो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ेगा फिर एक स्टैंडर्ड बुक पे आएगा, इस पूरे फेज में आंसर राइटिंग कहाँ शुरू की जाए? आंसर राइटिंग जैसे स्नेल सर ने भी कहा, डे 1 से या डे 0 से तो नहीं होगी। पहले आपको सिलेबस कम से कम एक बार ही कवर करना पड़ेगा। आपको आंसर लिखने के लिए पहले कंटेंट की जरूरत है। कंटेंट होगा तब आप पता कर पाएंगे कि इंट्रोडक्शन में क्या जाएगा। इंट्रोडक्शन में नॉर्मली मीनिंग और डेफिनेशंस या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बताया जाता है। मेन बॉडी में क्या जाएगा, उसमें मेरिट्स, डीमेरिट्स, या तो आपके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, या तो आपके इंपॉर्टेंस या चैलेंजेस, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या चला रही है और गवर्नमेंट से और क्या अपेक्षित है, व्हाट मोर डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, एज अ सजेशन आपको देना होता है। लास्टली कंक्लूजन लिखना होता है। कंक्लूजन इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू राइट, बट वो होता है कि आपको पहले कंटेंट की समझ हो, उसको तोड़ मरोड़ के आप एक समरी बना के कंक्लूजन में एक फ्यूचरिस्टिक, एक फॉरवर्ड लुकिंग और एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के साथ कंक्लूजन बनाओ कि भाई आप सरकारी अधिकारी बनने जा रहे हो। सिर्फ समस्याएं गिनाओगे, चैलेंजेस पे ही बात करोगे, तो फिर यू माइट नॉट बी द बेस्ट पर्सन। चैलेंजेस के सोल्यूशन भी होने चाहिए आपके पास, तो टॉक अबाउट देम। सो बेसिकली सर आपने बोला कि जब बच्चा इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन कर रहा है ना, मेंस के लिए एंड प्रीलिम्स बोथ के लिए, तो सबसे पहले वो क्लास 9 से लेकर 12th की जो एनसीईआरटी है उसको कवर करे, और 12th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट कर दे। यस, माइक्रो को छोड़ सकता है एंड देन उसके बाद वो पढ़ सकता है नितिन सिंघानिया की बुक। यस, और जब वो नितिन सिंघानिया की बुक शुरू करे तब से वो शायद आंसर राइटिंग भी चालू कर सकता है साथ साथ में। यस, नितिन सिंघानिया के चैप्टर्स कंप्लीट होते रहे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, वो उठा के किया जाए, उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। So that will be the best strategy. Yes. अब सर ये पूरी इतनी सारी मुशक्कत करने से अच्छा क्या होगा कि बच्चा फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर ले, आई थिंक। हाँ, तो मैं अराउंड 40-45 लेक्चर्स में इकोनॉमिक्स कवर कराता हूँ। मैं करंट एस्पेक्ट्स जो बजट और इकोनॉमिक्स सर्वे में आए हैं, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, उन पे भी चर्चाएं करता हूँ। करंट इश्यूज विद एग्जांपल्स, क्योंकि एग्जांपल बहुत रेलेवेंट है। राइट। मेरे हिसाब से जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, सब में एग्जांपल देके पढ़ाना जरूरी होता है। तो मैं अपने लेक्चर्स में एग्जांपल बहुत देता हूँ, स्टोरीज बहुत बताता हूँ, जिससे आपको समझ आना आसान हो सके। ग्रेट सर।
सर नेक्स्ट आते हैं एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। ये तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है सर। सर मोस्ट ऑफ देम आर इम्पोर्टेंट फॉर मेंस। ये जो आपके सामने लिस्ट पूरी बनी हुई है सर ना, एग्रीकल्चर इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स, ज्योग्राफिकल एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक एग्रीकल्चर, जिसमें एमएसपी, इकोनॉमिक्स वाले में एमएसपी, पीडीएस, क्रॉपिंग पैटर्न्स, इनसे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। फिर गवर्नमेंट की स्कीम्स, जैसे मेरे को याद है एनपीओपी कौन सी मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, ऑर्गेनिक्स के अलग अलग, जैविक भारत का लोगो आ गया है। हाँ सर, ये बात आपसे और पूछनी थी कि गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए सबसे अच्छा रिसोर्स क्या है? गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए कोई अच्छा रिसोर्स नहीं, कोई है ही नहीं रिसोर्स। पहली बात तो आपको जो स्कीम्स करंट अफेयर्स में चल रही हैं या जो भी आपने पढ़ी है बुक में, उनके नाम सर्च कर करके उनकी मिनिस्ट्रीज पर इंफॉर्मेशन देखनी है। सर एक और करंट अफेयर्स का सोर्स होता है पीआईबी। बच्चे उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, पढ़ते नहीं है, और पढ़ना मुश्किल होता है क्योंकि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। अगर आप करंट अफेयर्स के अंदर कुछ करना चाहते हो हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस के अलावा, तो पीआईबी जरूर पढ़ें। वरना किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो मंथली मैगजीन होती है उसमें नॉर्मली पीआईबी कवर होता ही होता है, तो वो आप कर सकते हैं। दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, तो सर इसके लिए बेसिकली एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, इंफ्रा एंड इन्वेस्टमेंट मॉडल के लिए वी कैन गो फॉर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का इज अ गुड रिसोर्स। Yes. बट स्टिल अगर आप 2026 में तैयारी कर रहे हैं, अगर आप फाउंडेशन बैच मान लो नहीं खरीद रहे, तो कोई किताब है, कोई बुक सर है? नितिन सिंघानिया में ही कवरेज है। अच्छा, क्योंकि बहुत बढ़िया सर। जो एक बुक बताई थी, वन बुक फॉर एवरीथिंग, दैट इज sir. नितिन सिंघानिया हियर। ओके सर, नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देखो साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट के बारे में मैं खुद ही बता दूंगा बच्चों को, बट सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए क्या किया जाए, क्या रिसोर्सेज लिए जा सकते हैं सर? आप सिलेबस पढ़िए सबसे पहले तो। इंटरनल सिक्योरिटी में बॉर्डर मैनेजमेंट का टॉपिक है, साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक है। इसमें कई सारे इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के इश्यूज को आपको समझना होता है। देन मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंस, ये सब कैसे पनपता है ये समझना होगा। बुक एक ही किताब है, आईपीएस ऑफिसर के द्वारा लिखी गई है, एपी सिंह सर के द्वारा, विच इज पब्लिश्ड बाय दी मैग्रो हिल पब्लिकेशंस। वेरी पॉपुलर बुक एंड ओनली वन गुड बुक इज देयर, वो पढ़ लीजिए। बाकी करंट अफेयर्स में जो भी मुद्दे चल रहे हैं कि कहीं पे नक्सल अटैक हुआ है तो उसका एक बैकग्राउंड समझा, टेक इट एज एन एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बहुत दोगे। फिर कहीं पे गांव वालों को, किसानों को, ट्राइबल्स को एक्सट्रीमिज्म में जाने से रोका या ट्राइबल्स का सरेंडर कराया जो एक्सट्रीमिज्म में जा चुके थे, नक्सलिज्म में जा चुके थे। हमारे देश के अलग अलग एरियाज, कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, वहाँ पे क्या इंसर्जेंसी के इशूज हैं, वो क्यों एलियनेट फील करते हैं, ये सब समझना होगा। बुक से कवर हो जाएगा, बाकी सब करंट अफेयर से पढ़ना होगा। तो सर बेसिकली इस पार्ट के लिए, सिक्योरिटी के लिए, बेसिकली करंट अफेयर्स इज द की। आपको करंट अफेयर्स पर फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे उनके आंसर्स में आपको एग्जांपल्स देना रिक्वायर्ड है। तो करंट अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना बहुत जरूरी है, अलोंग विद द बेस थ्योरी, जो अलग अलग चीजों के अलग अलग एरिया। अब साइबर सिक्योरिटी पता ही नहीं है तुम्हें, होता क्या, क्यों जरूरी है, तो तुम मैन इन द मिडल, डीडीओएस अटैक। सर क्या ये पार्ट प्रीलिम्स प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या लगता है आपको? सर ये सारे एरियाज में कहीं ना कहीं, मैं अगर एक एग्जामिनर होता, प्रीलिम्स में तुम्हारे लिए क्वेश्चन बना देता, 4 प्रकार के साइबर सिक्योरिटी थ्रेट लिखता, बॉटनेट, मालवेयर वगैरह वगैरह, और उनसे आपसे पूछता कि इंडिया में ऐसी कौन सी वल्नरेबिलिटी लास्ट फ्यू ईयर्स में आई है। 4 टाइप की आई हैं। इंडिया में पेगासस जैसा एक साइबर सिक्योरिटी कंसर्न भी उजागर हुआ था। मेरा पॉइंट ये है कि ऑफकोर्स अगर सिलेबस का पार्ट है, इट इज नॉट जस्ट फॉर मेंस, इट कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स आल्सो। हिस्ट्री के कई सारे एरियाज हैं जो आपका प्रीलिम्स में, जब पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है वो मेंस के लिए रेलेवेंट मानी जाती है, बट आपके प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर एसबीआई के ओरिजिनेशन, एलआईसी के ओरिजिनेशन, मतलब उनके ईयर, बेसिकली जो हिस्ट्री का पार्ट होता है, उस पर सवाल बन गया था, तो यहाँ से भी बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। ग्रेट, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सो सर मैं आपको भी एथिक्स के लिए बुलाने वाला हूँ जी, आई एम हियर, आप थोड़ा प्लीज रेस्ट कीजिए। तो गाइस देखिए, जीएस पेपर 3 में हमने इकोनॉमिक्स की बात कर ली, एग्रीकल्चर की बात कर ली, इंडस्ट्री, सर्विसेज, इंफ्रा की बात कर ली, एंड देन हमने इंटरनल सिक्योरिटी की बात करी। अब हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड एप्लीकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है। देखिए मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एक साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट रहे हैं, आपने अब ग्रेजुएशन बीटेक करी है, बीएससी करी है, तो मुझे लगता है कि आपको जो साइंस के बेसिक्स हैं वो पता होंगे। मे बी अगर आपको बायोलॉजी के लिए आप नॉन मेड बैकग्राउंड से हैं तो बायोलॉजी के लिए आपको शायद एनसीईआरटीज बेसिक कवर करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप ह्यूमैनिटीज से बिलोंग करते हैं या कॉमर्स से बिलोंग करते हैं दोस्तों, तो स्पेक्ट्रम की एक बुक आती है कल्पना राजाराम जी की, वो बुक बहुत अच्छी है। और जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अगर आप बायो पढ़ना चाहते हैं उस पे से, तो दैट इज अ वेरी 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 गुड बुक। एक स्पेक्ट्रम की बुक है, तो आप ये वाली बुक खरीद कर अपनी साइंस एंड टेक की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। लेकिन साइंस एंड टेक में प्रीलिम्स में एंड मेंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दी करंट अफेयर्स। तो आपको बेसिकली करंट अफेयर्स पर थोड़ा सा फोकस रखना है। स्पेसिफिकली स्पेस में क्या हो रहा है, क्वांटम में क्या हो रहा है, डिफेंस में क्या हो रहा है, ठीक है,
और कौन कौन से रॉकेट्स हमने लॉन्च किए, सैटेलाइट्स हमने लॉन्च करी, तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या न्यूज रही है। तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर आपको फोकस रखने की जरूरत है। तो आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ इस बुक को कवर करना पड़ेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, एंड दैट वुड बी इनफ फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। देखिए आप सबको पता है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एंड फॉरेस्ट सर्विसेज का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो कॉमन होता है, इसलिए प्रीलिम्स में एनवायरनमेंट से काफी हाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको हर साल देखने को मिलते हैं, एंड मेंस में भी 2 से 3-4 क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं जीएस पेपर 3 में एनवायरनमेंट से। इन्वायरमेंट के लिए बहुत सारे लोग एक बुक है शंकर आईएएस की, उसको रिकमेंड करते हैं दोस्तों, बट मैं आपको बता दूं कि उस बुक को पढ़ें नहीं आप, बिकॉज उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी दी गई हैं जो इररिलेवेंट हैं। मेरे हिसाब से द बेस्ट बुक इज वैशाली आनंद जी की एक बुक आती है दोस्तों, दैट इज अ वेरी वेरी गुड बुक फॉर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। उसके अंदर बेस के साथ, बैकग्राउंड के साथ चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। इकोलॉजी वाला सेक्शन बहुत अच्छा दिया हुआ है, प्लस जो एनवायरनमेंट वाला सेक्शन है जिसमें बायोडाइवर्सिटी है, क्लाइमेट चेंज है, जितनी कॉन्फ्रेंसेज हैं वो जो होती हैं वो सब कुछ उस बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो वैशाली आनंद जी की एक बुक आती है, दैट यू कैन बाय फॉर इट। इसके साथ साथ आपको एनवायरनमेंट में भी सेम स्ट्रेटजी अपनानी है, आपको करंट अफेयर्स के ऊपर भी फोकस करना है। इस साल की लेटेस्ट सीओपी कहां हो रही है, यूएनएफसीसीसी की मीटिंग कहां पे हो रही है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए करंट अफेयर्स के थ्रू। उसके बाद आप इस स्टैटिक पार्ट को इस करंट अफेयर्स के साथ मिक्स करके अपने नोट्स बनाइए और उन नोट्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए बिफोर प्रीलिम्स एंड देन बिफोर मेंस एग्जामिनेशन, एंड आपका ये जो पार्ट है इट विल बी वेल प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट पार्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट का। यहां से भी 2 से 3 क्वेश्चन, कभी कभी एक क्वेश्चन आता है डिजास्टर मैनेजमेंट से। देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट में बोलूंगा 4 लेक्चर्स के अंदर मैं कवर करवाता हूं फाउंडेशन बैचेस में, और इसके लिए जो बेस्ट रिसोर्स मुझे आज तक लगा है वो है करंट अफेयर्स। देखिए जो डिजास्टर मैनेजमेंट की थियरी है दैट इज रिलेटेड टू, जी हां, ज्योग्राफी। अगर आपने ज्योग्राफी में साइक्लोन्स के बारे में पढ़ा है, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा है, तो यू नो एवरीथिंग। इसके अलावा जो भी रिसेंट में डिजास्टर्स हुए हैं उसका बेसिकली आप यू कैन टेक एग्जांपल्स ऑफ इट। इसके साथ साथ दोस्तों आज के टाइम पर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए व्हाट यू कैन डू इज, इग्नू की एक छोटी सी किताब आती है पतली सी डिजास्टर मैनेजमेंट की, उसमें बहुत बेसिक्स दिए हुए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के, क्या साइकिल है, क्या सेंडाई फ्रेमवर्क होता है, उसके हिसाब से इंडिया में क्या क्या लॉज हैं। तो वो सब चीजें भी आप उसी किताब से पढ़ सकते हैं, या फिर आप कोई भी कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए दोस्तों। अच्छा, तो जीएस पेपर 3 एक एक्सटेंसिव पेपर है दोस्तों, जिसमें इकोनॉमिक्स भी है और डिफरेंट पार्ट्स हैं, और हर एक पार्ट की हमने आपको बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी यहां पर प्रोवाइड कर दी है। नेक्स्ट हम आते हैं जीएस पेपर 4 पर, दैट इज एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, जिसके लिए मैं अगेन वसु कटारा सर को बुलाना चाहता हूं। मैं और सर इस जीएस पेपर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए ऑलराइट सर, सो एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड जो आपका जीएस पेपर 4 का सब्जेक्ट है, इट इज मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। इट इज कनेक्टेड विद फिलॉसफी मोर, क्योंकि कई सारे थिंकर्स, उनकी सोच, उनकी फिलोसॉफिकल थिंकिंग क्या थी, गांधी जी हो गए, एरिस्टोटल हो गए, प्लेटो हो गए, सोक्रेटिस हो गए, स्टुअर्ट मिल हो गए, जेएस मिल बेसिकली हो गए, आपके वेंथम हो गए, अलग अलग थिंकर्स की क्या फिलॉसफी रही है, इंडियन फिलोसफर्स, इंडियन चार्वाक फिलॉसफी हो गया, इसके अलावा गौतम बुद्ध की, महावीर जैन की फिलॉसफी क्या थी, शंकराचार्य की क्या फिलॉसफी थी, उनसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। एंड मोरालिटी, वर्च्यूज और वाइसेस के बारे में ये बात करता है, वाइसेस को रिड्यूस करो, वर्च्यूज को बढ़ाओ, जैसे हिंदी में कहते हैं ना सद्गुण और अवगुण। सद्गुण आपके जो अच्छे होते हैं गुण, वो उनको बेहतर करो, अवगुणों को कम करो, लाइक दैट। सो स्टार्ट विद द एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप्स। अभी एक वीडियो वायरल हो रही है, कोल्ड प्ले का एक कॉन्सर्ट हो रहा था, उसमें अ मेल वाज विद अ फीमेल हु वाज एन एम्प्लॉय, बोथ ऑफ देम आर मैरिड, दे वर हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अब ये प्राइवेट अफेयर जो था ये पब्लिक लाइफ में आ गया, तो ये क्वेश्चन उठाता है कि लोग ऐसे कैसे एक इमोरल काम कर सकते हैं, अपने स्पाउस, अपने पार्टनर्स के साथ कैसे चीट कर सकते हैं। समाज में अगर ऐसी चीजें होती रहेंगी तो ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, एक ट्रस्ट फैक्टर खत्म हो जाएगा। कोई नेता अगर पब्लिक लाइफ में गलत तरीके से बिहेव करता है तो हम नेताओं की इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन करते हैं। कोई ब्राइब, अभी मैं देख रहा था आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ है चंदा कोचर जी, वो वीडियो कॉन से रिश्वत लेते हुए उनको पकड़ा गया है, उनके ऊपर केस चल रहा है और रिश्वत का अमाउंट प्रूव हुआ। एक जज के घर में दिल्ली के अंदर आग लगी, फायर ब्रिगेड पहुंची, देखा कि स्टोर रूम में उन्होंने नोट छुपा रखे हैं।
वर्मा केस। यस, तो जस्टिस सर वर्मा। बेसिकली एथिक्स के लिए आप ये कह रहे हैं कि करंट अफेयर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। Current करंट अफेयर affairs, का डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, कि वो dimension डायमेंशन क्या एथिक्स का। प्लस फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स कि गांधी जी होते तो वो क्या करते इस चीज में, नेहरू जी होते वो क्या सजेस्ट करते। तो सर इसके लिए ये चीज समझने के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, अगर कोई बच्चा कोचिंग नहीं करना चाहता है फ्री में, यू नो? 2 किताबें हैं, राइट। क्योंकि एक से पूरा नहीं पड़ता, एक में कोई चीज कम है, दूसरे में कोई चीज अच्छी है। राइट। सुब्बाराव सर की डी सुब्बाराव बुक इज वेरी गुड, खुद आईएएस ऑफिसर रहे हैं। और दूसरी है लेक्सिकॉन। लेक्सिकॉन भी एक बहुत अच्छी किताब है, उसमें जो एथिक्स के बेसिक डायमेंशन है ना, जो टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लेन करने की एरियाज हैं, ठीक है, उनको अच्छे से कवर किया है। इनके अलावा एथिक्स में ना कुछ कमिटीज बनाई गई है, उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कैडबरी कमेटी हो गई, इंडिया की एथिक्स से रिलेटेड कई सारी कमिटीज बनाई है, एआरसी जिसे हम कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी, फर्स्ट और सेकंड वाली, जो एथिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करती है। तो थिंकर्स, कमिटीज, उनकी रिपोर्ट्स, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स को अच्छे से पढ़ो। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड, इंटेग्रिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस का फिर ये अगला टॉपिक आता है। सर मैंने एक गलती कर दी थी, Right, मैं sir. इमोशनल इंटेलिजेंस को अच्छे से कवर करने के लिए डैनियल गोलमैन की बुक है, अच्छा, हाँ जी सर। व्हाई इमोशनल इंटेलिजेंस मैटर्स, मैंने वो पढ़ ली थी। मैंने बहुत उसमें टाइम वेस्ट कर दिया था, उतना करने की जरूरत होती नहीं है। आप ना गूगल पे आजकल लोग गूगल पे भी बहुत सारी समरीज अवेलेबल कराते हैं, बस गूगल कर लो, आपको मिल जाएगा, आप उसको पढ़ लीजिए, दैट विल बी एनफ, So उससे these पॉइंटर्स two मिल books, जाएंगे। सुब्बाराव बताया आपने, एक और एक सर, एंड लेक्सिकन, लेक्सिकन। These two books will cover all the basic theories of थ्योरीज ethics. प्लस कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। राइट। अब सर ये बताइए केस स्टडीज किस तरीके से प्रिपेयर की जाए? अच्छा, केस स्टडी का ना फॉर्मेट खुद ही बनाना पड़ता है। केस स्टडी में आपको 4 चीजें फोकस करनी पड़ती हैं। लैप्स ऑफ मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज लैप्स हो रही हैं। राइट। तो सबसे पहले तो आपका ये सेक्शन होता है। राइट। दूसरा सेक्शन होता है आपका कि आपको स्टेक होल्डर समझने होते हैं। पहला था लैप्स ऑफ वैल्यूज की, फॉर एग्जांपल कोई डिसऑनेस्टी दिखा रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, चीटिंग कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, राइट, ये सारी लैप्स ऑफ वैल्यूज हैं। दूसरा है स्टेक होल्डर्स, किसके साथ ऐसा हो रहा है, कौन कौन यहाँ पे है जो परेशान है, जो विक्टिम है, और कौन विक्टिमाइज कर रहा है। राइट। तीसरा एस्पेक्ट किसी भी केस स्टडी में कौन से जो स्टेक होल्डर्स हैं, Right. उनके साथ इम्पैक्ट क्या हो रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है। नेगेटिव इम्पैक्ट है तो कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। एंड फोर्थ है कि उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या सजेशन दे सकते हैं। टेक्निकली आपका सजेशन नहीं होता, इन्हीं सारे नॉलेज को यूज करके आपको एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स इन आईआर, मोरालिटी, वैल्यूज, वर्च्यूज, इनको समझकर ही आपको पॉइंट्स में लिखना होता है। तो यही थ्योरी मदद करती है उनको लिखने के लिए। तो सर बेसिकली केस स्टडीज के लिए आप ये कह रहे हैं कि एक तो हम टाइप देख लें उसका, हाँ। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसमें Yes. से केस स्टडीज को प्रैक्टिस कर लें। यस यस। इसके अलावा ना बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की सर मैंने ना केस स्टडीज की बुक्स आती हैं वो रेफर की थी, और उसके बाद मैंने उसमें काफी अच्छी प्रैक्टिस की थी, उसके बाद मेरे एथिक्स में काफी अच्छे मार्क्स भी आए थे। बट तो I think, बात ये है ना कि वो बुक आपको, इट इज नॉट एन ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट। Right. एक टीचर जब पढ़ाएगा आपको, एक टीचर जब समझाएगा आपको, तब शायद आप बेहतर लिंक कर पाए। तो इसके लिए तो क्लासेस आप लो ही लो, इसके लिए आपको एक अच्छा लेक्चर चाहिए ही चाहिए। या तो आपको इंटरनेट पर कोई फ्री मिल जाए वाईटी पे, कुछ if भी you are मिल not जाए। joining the batch। कुछ भी मिल लेकिन सर क्या अभी आज जैसे कि आज 25th ऑफ जुलाई है, तो क्या कोई अच्छा ऑफर है आज, अगर निर्णय आईएएस आपको ज्वाइन करना है? यस, तो आर प्राइजेस नॉर्मली आर अबव 30,000, 35 के आसपास सो बेसिकली अभी बहुत अच्छे प्राइसेस जो हैं वो चल रहे हैं गाइस। इफ यू वांट टू ज्वाइन द फाउंडेशन बैच, आप जरूर एक बार चेकआउट कीजिए, आप एक बार मैसेज कीजिए, एंड काउंसलर विल गिव यू फ्री काउंसलिंग यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। प्लीज डू दैट, एंड वी हैव वेरी वेरी गुड डिस्काउंट्स रनिंग फॉर लिमिटेड टाइम, और लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट है जी। राइट सर? जी सर। तो सर ये जीएस पेपर 4 का होता है, यानी कि सुब्बाराव के And साथ लेक्सिकन। साथ लेक्सिकन, और लेक्सिकन के साथ साथ करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर Previous केस year स्टडीज करनी है, और अगर प्रैक्टिस करनी है देन यू नीड अ गुड लेक्चर फॉर दैट। ठीक है, तो दैट विल बी द स्ट्रेटजी फॉर जीएस पेपर 4। नाउ गाइस एक मेन पार्ट बच जाता है हमारा, और वो है सर व्हाट वुड बी द स्ट्रेटजी फॉर एसे राइटिंग। ऐसे की कोई स्ट्रैटेजी अलग से नहीं है, ये सारे सिलेबस को कवर करोगे ना तो आपका ऐसे के लिए आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। ऐसे इज नॉट जस्ट वन सब्जेक्ट बेस्ड, मल्टी डायमेंशनल होता है। ऐसे लिखने के लिए आपको पहले तो चीज़ों को पॉइंट्स में ब्रेक करना होता है, उसमें अलग अलग अप्रोच या स्ट्रैटेजी यूज होती हैं। जैसे कि आपका स्टेक होल्डर अप्रोच हो गया, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से लिख रहे हो, Right. उसमें प्रो कॉन एनालिसिस कर सकते हो, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है।
उसके अलावा आप वहाँ पे पेस्टल एनालिसिस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल, लीगल, एथिकल, एनवायरमेंटल, सारे डायमेंशंस को भी लिख सकते हो। तो फ्रेम करना आना चाहिए ऐसे, वो क्लासेस सर के आई थिंक माध्यम से एसे राइटिंग जो है उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि उसमें कुछ थीम्स रहती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर की एक थीम रहेगी, एक एजुकेशन की थीम रहती है, एक वुमेन एम्पावरमेंट की थीम रहती है, आई थिंक, है ना। आजकल फिलोसॉफिकल हो गया बहुत। इकोनॉमिक्स भी हो गई है, मतलब हाँ, मतलब मैंने देखा कि एक जो होता है फिलोसॉफिकल होता है, जो पहला वाला होता है जिसमें आपको 4 में से एक चूज करना होता है, एंड देन जो आता है सेकंड वाला, दैट इज मोस्टली pertaining टू दीज थीम्स, है ना। सर ऐसे राइटिंग के लिए प्रैक्टिस इज द बेस्ट आई थिंक चॉइस, कि आप एटलीस्ट अपना एग्जाम देने से पहले एटलीस्ट 20-25 ऐसे खुद से लिखकर देख ले, और एक बार जब आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है तो इट इज बेटर देन आफ्टर दैट टू प्रैक्टिस ऐसे। आप पहले दिन से ऐसे की प्रिपरेशन ना करें, ठीक है, दैट वुड बी द केस फॉर ऐसे राइटिंग। दैट इज हाउ इट इज। अच्छा, इसके अलावा अगर आप मेंस का सिलेबस देखते हैं तो देयर आर 2 क्वालिफाइंग पेपर एज वेल, वन इंडियन लैंग्वेज जो हमारे 8th शेड्यूल में है, इंग्लिश। देखिए इंग्लिश के लिए मुझे लगता है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर, आप आराम से उसमें कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हैं और आराम से जो भी आता है आप आराम से कर सकते हैं। क्वालिफाइंग पेपर है। हिंदी के लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा, अगर आप हिंदी पेपर दे रहे हैं क्वालिफाइंग में, सो देयर इज दिस बुक बाय डॉक्टर ब्रिज किशोर। वो बुक बहुत अच्छी है, अगर आप उसको लेते हैं, उसमें लेटर कैसे लिखना है हिंदी में, क्योंकि हिंदी के अंदर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फेल हो जाते हैं, द डेटा इज देयर। तो हिंदी के लिए आप क्या करें कि जब आपका मेंस का एग्जामिनेशन हो उससे 20-25 दिन पहले उस बुक में से कुछ कुछ लिखना शुरू कर दें, बिकॉज दिक्कत क्या होती है कि हमने हिंदी लास्ट 10th क्लास में लिखी होती है है ना, तो आपको प्रैक्टिस नहीं होती हिंदी लिखने की। तो आप प्लीज स्टार्ट लाइक 20-30 डेज बिफोर द मेंस एग्जामिनेशन, गिव हाफ एन आवर डेली टू राइट अ लेटर, टू राइट एन एसे इन हिंदी। अगर आप वैसा कर लेंगे तो आपका ये पेपर भी अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है। तो गाइस कुछ इस तरीके से हमने आज देखा कि हमें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। लास्टली जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूं वो है सीसैट की, मैं और सर एक बार डिस्कस करेंगे। सर सीसैट के लिए बहुत बच्चे आजकल परेशान रहते हैं, किस तरीके से सीसैट को हमने प्रीलिम्स में टारगेट करना है। तो वैसे तो सीसैट 2013 के बाद से मुश्किल आ रहा है, पर लास्ट 5 इयर्स में वो सीसैट का जो ये एस है ना, ये हटा दो, ये कैटी लेवल का हो गया है एक्चुअली। ये लेवल आजकल पूछा जा रहा है सीसैट के अंदर। पहले तो मैग्रो हिल की सीसैट की बुक है, वो आप प्रैक्टिस करने यूज कर सकते हो। अदरवाइज सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके आप देखो क्वेश्चंस का नेचर क्या आ रहा है, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। वहां से शुरुआत हो सकती है, फिर कोई किताब आप छूइए, पहले तो आप इस चीज से शुरू करिएगा। सर मेरी अप्रोच सीसैट के लिए ये है कि आपको सबसे पहले ना अपनी स्ट्रेंथ देखनी है। मेनली लेट्स से अगर आपने कभी एसएससी की तैयारी करी है, फिर किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करी है, तो आप न्यूमेरिकल एबिलिटी में बहुत अच्छे होंगे, है ना। आप मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ह्यूमैनिटीज के हैं, मे बी आपकी मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है, आप कॉम्प्रिहेंशन पर ज्यादा फोकस करेंगे, तो आप सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ देखें कि आपकी सीसैट में स्ट्रेंथ क्या है। आप कॉम्प्रिहेंशन को टारगेट करेंगे, ठीक है, या फिर आप न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग को टारगेट करेंगे, ठीक है। अगर आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग पहले से अच्छी है तो उसको थोड़ा सा बस आप ब्रश अप कर लीजिए 1-2 महीने पहले प्रीलिम्स से। अगर नहीं है तो थोड़ा सा उसको पढ़ना शुरू कीजिए, डेली 1 घंटा देना शुरू करिए बिफोर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो दैट वुड बी द बेसिक स्ट्रैटेजी फॉर सीसेट एग्जामिनेशन। तो गाइज दिस इज इट फ्रॉम आवर साइड टुडे। आज हमने आपको पूरी तरीके से बताया कि किस तरीके से चीजों को लेकर चलना है। साथ ही लास्टली मैं आपको करंट अफेयर्स के बारे में थोड़ा सा गाइड देना चाहूंगा। देखिए बहुत बच्चे आज के टाइम पर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, तो करंट अफेयर्स के लिए देखिए मैं आपको क्या रिकमेंड करता हूं। आई विल रिकमेंड टू यू दैट आप सबसे पहले तो एडिटोरियल्स जरूर पढ़ें, हिंदू के या फिर इंडियन एक्सप्रेस के। आप पेपर पढ़ो ही मत, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर के अंदर जो एडिटोरियल्स आते हैं उनको रीड जरूर कीजिए, बिकॉज जैसा कि सर्स ने भी बोला आपको कि आपको रीडिंग हैबिट आपकी होनी चाहिए, आपको पढ़ना आना चाहिए। तो आप एडिटोरियल सिर्फ पढ़ें, 15 से 20 मिनट आपको पढ़ने में एडिटोरियल लगेंगे। आपको नोट्स बनाने बनाए, नहीं बनाने मत बनाए, वैसे बोलूंगा कि आप बना लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें से निकाल लें फॉर मेंस एग्जामिनेशन। और इसके साथ साथ एक मंथली मैगजीन उठा लें किसी अच्छे इंस्टीट्यूट की, जैसे कि निर्णय आईएएस है, फिर और भी कोई इंस्टीट्यूट है, और उसको भी मंथली कवर करते रहिए। साथ ही योजना एक मैगजीन आती है, थीम बेस्ड मैगजीन होती है, उसको भी मंथली कवर कर लीजिए। आई थिंक दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर करंट अफेयर्स, मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी। सो गाइस इसी के साथ आज का सेशन मैं क्लोज करता हूं। आज 25th है एंड आई विल रिकमेंड यू कि आप हमारे ऑफर्स की तरफ एक बार आज जरूर देखें इफ यू वांट टू ज्वाइन अ गुड क्वालिटी फाउंडेशन बैच। देखिए फाउंडेशन बैचेस की जब बात उठती है तो आप मार्केट में हर जगह पर हर एक इंसान फाउंडेशन बैच बेच रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं आप कोई भी फाउंडेशन बैच लीजिएगा उसमें आप 5 चीजें देखिएगा। अगर आप ऑनलाइन फाउंडेशन बैच ले रहे हैं तो सबसे पहले ये समझिए कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या है जो आपको ये
जो लेक्चर्स डिलीवर कर रहा है, किसके ऊपर, किस प्लेटफॉर्म पर ये लेक्चर्स डिलीवर किए जा रहे हैं,